गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। करें शुरू। आज का जो टॉपिक है या यूनिट है, ये आपकी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की यूनिट है, या जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान क्या है, ये वाली आपकी यूनिट है। जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो क्या होगा कि आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, है ना। एक बेस तैयार हो जाएगा, सारे स्कूल्स ऑफ थॉट, सारी थियरीज, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कहां से कौन सी चीज को कनेक्ट करना है। बाइलिंगुअल रखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी बिल्कुल बैठे हैं तैयार जी। राधे राधे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को, कैसे एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और क्या हम इसमें कर सकते हैं। इसको समझने में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के जो रहते हैं इसको लेकर के। मस्त तैयारी होगी साक्षी, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ मिल जाएगी, वीकेंड पे बना लेना नोट्स आराम से, है ना। बस बाइलिंगुअल उस पे काम करना है और वो आपको मिल जाएगी, शेयर टाइम टीम के साथ हो जाएगी। चलिए बढ़े आगे। कोई कह रहा है आप लोग रिप्लाई नहीं देते। यार इतने सारे लोग हैं, अगर तो रिप्लाई सबका दे देंगे तो फिर तो सोचो आप कैसे हो पाएगा। डबल साउंड आ रहा है, कोई कह रहा है साउंड का कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई, बताना एक बार फटाफट से कमेंट करके। कोई दिक्कत हो रही है? ऑल गुड, एकदम बढ़िया है ना सब कुछ। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हाँ, हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजी का नेम, बिल्कुल सही बोल रहे हो विनीत। हाँ, अरे पार्ट बी में कुछ नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। इवन प्रैक्टिस सेशन आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज गुड। चलिए समझते हैं, देखते हैं। कोई कह रहा है केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चलती। ऑलरेडी जितनी क्लासेस अभी चल रही हैं पहले उतनी ले लो, है ना। नहीं तो इससे भी ज्यादा क्लासेस चलेंगी तो सोचो क्लासेस ही ले पाओगे फिर, ठीक। तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी हो जाएंगी, वो उसी हिसाब से प्लान होती है चीजें। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इस टॉपिक का नाम है, यानी स्कूल्स का मतलब क्या है, संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। यानी मनोविज्ञान में स्कूल का मतलब होता है कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ थॉट, या मैं कहूं कि स्कूल्स जहां पे एक तरह से सोचा जाता हो, कुछ लोग हों जो एक तरह से सोचते हों, तो अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बने जहां पे कुछ लोगों की थिंकिंग सेम रही लगभग, और कुछ स्कूल्स रहे जिसमें उनकी एक तरह की थिंकिंग रही। तो बोला जाता है ये एक विचारधारा के लोग हैं। जैसे हमारे देश में भी राजनीति के नाम पे भी राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये वो। अब ये क्या है, ये विचारधाराओं की बात हो रही है कि भाई आप किस विचारधारा को मानते हैं। तो यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, संप्रदाय, यानी वो स्कूल ऑफ थॉट कि वो कैसे देखते हैं। मनोविज्ञान को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग है, इसीलिए अलग अलग स्कूल्स बने, ठीक। तो स्कूल्स और सिस्टम्स में भी क्या अंतर है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसका जो इस्तेमाल हुआ वो किसने किया और कहां से ये चीजें निकल करके आई। तो इससे भी पहले, ये सब कुछ पढ़ने से पहले एक चीज हमें छोटी सी समझनी होगी यहाँ, कि जो साइकोलॉजी है पहले किसका पार्ट होती थी,
फिलॉसफी का पार्ट होती थी, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी भाई अलग से इंडिपेंडेंट ये सब्जेक्ट नहीं था। साइकोलॉजी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, ठीक, यानी मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। सभी विज्ञान की क्या है, जननी कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं। तो साइकोलॉजी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। तो हम ये कहेंगे, और ये बीसीज की बात हो रही है ना, जो ग्रीक फिलोसोफर्स का टाइम था यूनान में, ग्रीस जिसको हम बोलते हैं। तो वहां चाहे वो एरिस्टोटल हो, प्लेटो हो, डेकार्टे हो, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से आए समय समय पर। तो साइकोलॉजी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, यानी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक दर्शन शास्त्र के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाने लगा। रूप में पढ़ा जाता था, ठीक है। अलग से ही अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है। जो भी आजकल साइकोलॉजिकल नेचर के टॉपिक्स हैं, ये दुनिया कैसे बनी है ना, या फिर सपने क्यों आते हैं, या व्हाट एवर द सब्जेक्ट मैटर जो भी आसपास है साइकोलॉजी के, वो सारी चीजें पहले फिलॉसफी में ही ये चीजें आती थी, या क्वेश्चनिंग इनकी फिलॉसफी से ही शुरुआत हुई। अपने आप में साइकोलॉजी कोई इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि फिलॉसफी का ही पार्ट था। साइकोलॉजी क्या था, फिलॉसफी का ही पार्ट था। अगर हम पुराने समय में देखें, साइकोलॉजी फिर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कब बनी, साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंटली पढ़ा कब जाने लगा, या एस्टैब्लिश यानी साइकोलॉजी स्थापित कैसे हुई ये फिलॉसफी की दुनिया से निकल करके। तो इसका श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिनका नाम है विल्हम मैक्सिमिलियन वुंट, है ना। विल्हम, सरनेम ही लिख देते हैं, वुंट, विल्हम मैक्सिमिलियन वुंट established the first experimental laboratory of psychology। हिंदी वालों को अभी बताएंगे। इन 1879 कहां पर, जर्मनी। और जर्मनी में भी कहां पर, इन जर्मनी, ठीक है। जर्मन व्यक्ति थे। हाँ, बारिश की वजह से हो सकता है कि इंटरनेट का आपको समस्याओं का सामना कुछ करना पड़ रहा हो, ठीक। इन जर्मनी और एट लिप्जिग यूनिवर्सिटी। तो एक यूनिवर्सिटी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया किसने, विल्हम मैक्सिमिलियन वुंट ने, ठीक है ना। आज के समय में ये लिप्जिग यूनिवर्सिटी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कही जाती है, ठीक है ना। समय बदल गया, बदलाव आए। तो ये एक बात हुई यहां पर। कब की बात है ये, 1879, ठीक। पहली प्रयोगशाला, जहां पर भाई जब प्रयोग, हम कहते हैं जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस है। साइंस के लिए क्या होना जरूरी है, प्रयोग होना जरूरी है। प्रयोग कहाँ होने शुरू हुए, लैब में, है ना। लैब में प्रयोग होने शुरू हुए, और किसने ये शुरू किया, जिन्होंने लैब एस्टैब्लिश की वो है विल्हम वुंट। कहां पर की, तो उन्होंने की ये जर्मनी के
लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जिसको आज के समय में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं। हाँ, इंडिया में एन सेन गुप्ता ने इसको एस्टेब्लिश किया था। बात आपकी बिल्कुल सही है, 1914 और 16 के समय में। ठीक, अब इसलिए इनको कई लोग क्या कह देते हैं, मनोविज्ञान का जनक भी कह देते हैं। ठीक, उस पे भी अभी आएंगे, कई चीजें हैं इसमें जो साथ में आपको बतानी है। हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं कि विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लेप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया। लिख दें क्या हिंदी में, अभी आगे फिर से आएगा ये टॉपिक, कोई बात नहीं, तब लिख देंगे हिंदी में। ठीक, तो बेसिकली वुंट के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। कब? 1879 में। कहा? जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जिसको आज के समय में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और तब से ये क्या बन गई, अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन गई, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गई, स्वतंत्र एक ऐसा विषय बन गई। अब ये फिलॉसफी का हिस्सा एक तरह से नहीं रही। तो इसलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट, साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री कि साइकोलॉजी का पास तो है काफी पुराना, है ना, बट इतिहास जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है। वो मैं हिंदी में भी लिख दूंगी, उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि वुंट के द्वारा, इतना तो लिख सकते हो यार, इमला भी बोलते होगे बचपन में स्कूल में, तो छोड़े थोड़े रहे हो, हैं। वुंट के द्वारा पहली प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया गया 1879 में जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हाँ संजीव, थोड़ा दिमाग को शांत करके बैठो, अभी सारा रिवीजन हो जाएगा, एक से दूसरी चीजें जोड़नी शुरू होंगी, है ना। ठीक है अंशुल, कोई समस्या नहीं है, डोंट वरी, सबको समझ में आएगा। ये मत सोचो अगर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी मीडियम वालों को समझ नहीं आएगा, है ना, हिंदी में बोली जा रही है साथ में। तो साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, सॉरी पास्ट बहुत पुराना है, किस्से बहुत सारे हैं, फिलॉसफी का हिस्सा हुआ करती थी, बीसीज में बात चल रही है ना, चाहे वो 300 बीसी हो, उससे पहले की बात हो, है ना, 500 बीसी हो, तो वो बातें तो सारी चल रही हैं, पास्ट तो है जहां से निकल के आई है। लेकिन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर रिकॉर्डेड एविडेंट फॉर्म में चीजें होती हैं। तो वो कब से शुरू हो गई? 1879 से, क्योंकि ये अपने आप में अलग कब हुआ? 1879 में, जब ये लैब बनी। तो हम कह सकते हैं लगभग 150 साल पुरानी है जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है। आज के समय में हम ये कहेंगे 1879 से आज का समय आप लगाएंगे तो कुछ 144 साल का समय निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब प्रॉपर जहां से रिकॉर्डिंग आपके पास है एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। क्लियर बात है? क्लियर? हाँ, बिफोर क्राइस्ट ऑफ कोर्स गुंजन, सही बात है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? तो बताओ मुझे, नहीं है तो बताओ। अब एक और चीज है कि ये जो लेबोरेटरी थी, ऐसा नहीं कि ये पहली लेबोरेटरी थी दुनिया की, इससे पहले कई प्रयास किए जा चुके थे लैब्स को एस्टेब्लिश करने के। और 1875 में एक व्यक्ति जिनको आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे साइकोलॉजी में, विलियम जेम्स, इन्होंने अमेरिका में एस्टेब्लिश भी कर दिया था एक लेबोरेटरी को। बट इस तरह की और जितनी भी लेबोरेटरी 1879 से पहले रही, उनको रियल नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया? रियल लेबोरेटरी नहीं माना गया, है ना। प्रॉपर उनको उस तरह से क्रेडिट मिल ही नहीं पाया जो विल्हेम वुंट को मिला। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रॉपर फर्स्ट लेबोरेटरी है वो 1879 में ही हुई। इसीलिए विल्हेम वुंट को फादर ऑफ क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या कई लोग तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह देते हैं। तो हेंस विल्हेम वुंट has been considered
द फादर ऑफ, भाई इन्होंने तो एक तरह से साइंस कब बना साइकोलॉजी, जब इन्होंने प्रयोग शुरू किए प्रॉपर तरीके से। तो द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो ये अलग से सब्जेक्ट इन्हीं के कारण बन पाया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मतलब क्या हुआ, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है उनको। किसको? वुंट को। ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग वुंट को डायरेक्ट फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, इसी उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण या इस एस्टेब्लिशमेंट के कारण, इन प्रयोगों के कारण। तो विल्हेम वुंट, लिख देती हूं मैं, हिंदी वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सही है बात या नहीं? कोई बात नहीं कोमल, चीजें जब आपने जो जानते हैं आप, उससे कुछ भी अलग आपको जानने को मिलेगा, दिमाग कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया, है ना। हाँ, कंचन कह रही है एरिस्टोटल को नहीं बोलते क्या? बताइए, आप ही बताइए। अभी बताएंगे हम, कोई बात नहीं। अभी मैंने ये बात, हाँ यार तबीयत का तो क्या कहें, बस थोड़ा सा नींद की पूरी, ठीक है ना। चलें आगे। एरिस्टोटल क्यों भी बता रहे हैं। देखो कुछ चीजें ना ऐसे होती हैं कि उनको ना तो हम पूरी तरह से फैक्ट कर सकते हैं और ना उनको नकार सकते हैं। अगर हम बात करें विल्हेम वुंट की ही, तो यहां पर विल्हेम वुंट को कई लोग आए होंगे जिन्होंने ये कहा कि भाई आप ही हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। जैसे आप लोग प्यार से कई बार मुझे सीडीपी क्वीन कह देंगे, है ना। कभी कोई हिमांशी कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, कोई लर्नर कह सकता है। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे आपका निकनेम हो सकता है, 4 लोगों ने ये कहा आपको आपके कर्मों के बेसिस पर, तो ये उसी तरह की चीज है ना। फिर इनके बाद लोग आए, उन्होंने कहा ये इनको भी हम फादर कह सकते हैं। तो वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर कहा ही जाता है, या फादर ऑफ साइकोलॉजी भी एट टाइम्स कह देते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन जनरल, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अरस्तु है, जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो हेलर ने, क्योंकि ये कही जाने वाली बातें हैं और साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, मनोविज्ञान से हुई। तो अगर देखा जाए जो रूट्स हैं, जो साइकोलॉजी की रूट्स हैं, वो अरस्तु की थिंकिंग से आती हैं, ये हम कह सकते हैं। अरस्तु को ऑल टाइम जीनियस कहा जाता है कि अपने आप में वो जीनियस व्यक्ति था, ठीक। तो अरस्तु की थिंकिंग से आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेलर हैं वो ये कह रही हैं एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान, सभी तरह के मनोविज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहेंगे। किसके अनुसार? केलर के अनुसार, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज, अरस्तु जिन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, 300 बीसी के अराउंड इन्होंने काम किया। एरिस्टोटल हैज बीन रिगार्डेड as the father of all kinds of psychology, kinds of psychology, यानी सभी प्रकार के मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जा रहा है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को, ठीक है। कौन थे ये? एक ग्रीक यानी यूनानी दार्शनिक थे।
300 BCs के अराउंड 324 384 तक, 324 से 384 के बीच में, 384 से 324 के बीच में क्या हुए, ये इनका काम ये रहा। हाँ, इन्होंने आत्मा के बारे में बात की थी कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, उस पर भी आएंगे। अभी चर्चा ये है कि फादर कौन है, नहीं तो बातें फिर। हाँ, हेलर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भाई, कि उन्होंने स्टेट किया अपनी भाषा में। ऐसे ही फादर ऑफ साइकोलॉजी जिसको कहा जा रहा है ना, चाहे हम वुंट की भी बात करें, वो भी किसी ना किसी ने कहा ही है, उस समय पे कहा जाने लगा बहुत सारे लोगों के द्वारा, उनके एक्शंस को देखते हुए, तो उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी रिगार्ड कर दिया। तो ये एक बेसिक बात है। चलिए, एक्चुअल में फादर कौन है, रश्मि और आकांक्षा का ये सवाल है। देखिए, रश्मि एक्चुअल में फादर यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, डीएनए टेस्ट नहीं कराया जा सकता साइकोलॉजी का, अगर कराया जाएगा तो अरस्तू निकलेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो आज जो भी चीजें हैं साइकोलॉजी में, उनकी जो जड़ें हैं वो अरस्तू से आ रही हैं, है ना, इनके संवाद से आ रही हैं। ठीक, इनको ऑल टाइम जीनियस कहा जाता था, तो ये एक बात हुई। दूसरा, वुंट को हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जब से साइकोलॉजी की लैब्स बनी, या साइकोलॉजी का भी जनक कई लोग कह देते हैं, तो दोनों ही आंसर सही हैं। डिपेंड करता है आपसे किस तरह से पूछा है पेपर में, या फिर दोनों में से एक ही कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, नहीं तो बोथ का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो दोनों जो हैं वो क्या हैं, एक्चुअल फादर्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन दोनों के को अलग अलग तरीके से देखा जाता रहा है। हाँ, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि ये हेलर ने कहा है किसके बारे में, अरस्तू के बारे में। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत है ना? केलर ही है इनका नाम, हेलर मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। ये चीजें भी जुड़ेंगी, अभी तो मैं आपको बता रही हूं, अभी इनको कनेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है ना। ऑप्शन में दोनों आ जाएंगे तो दोनों सही हैं, अलग अलग आएंगे ऑप्शन में तो अरस्तू लगा देना है ना। या अगर आप अरस्तू लगा भी रहे हैं तब भी डिपेंड करता है, अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लिखा है तो वुंट ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वुंट ही फाइनल आंसर दे दें। वो फिर बनाने वाले के ऊपर है कि उसने आंसर को कैसे फ्रेम किया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू को साइकोलॉजी के ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए साइकोलॉजी में थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता हमेशा नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी हमेशा नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और ऐसा आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी पेपर में, है ना। मैंने दोनों ही चीजें, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें दो बातें भी सही होती हैं एट टाइम्स। हाँ, विलियम जेम्स को किसका फादर कहा जाता है, आएंगे, अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, है ना। उनको मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर या अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है ना। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा, मैं लिख भी देती हूँ, जो लोग थोड़े से परेशान हैं विलियम जेम्स के बारे में, नामों की बात चल ही रही है, तो विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हम ये कहेंगे इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजी कह देते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिका में इन्होंने काफी काम किया, ठीक। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में, 1890 में आई है, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ तो मिलती है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं कमलेश, हिंदी में भी चीजें लिखते रहेंगे साथ साथ, क्यों टेंशन लेते हो भाई। पीडीएफ भी इसीलिए रोकी हुई है कि आपको हिंदी में मिल जाए, ठीक। तो लिख देती हूं मैं साथ में, डोंट वरी। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, या आधुनिक मनोविज्ञान भी कह देते हैं, का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे, अभी वहां हम पहुंचे ही नहीं हैं, है ना। कह रहे साइकोलॉजी की कोई मदर है कि नहीं, आई एम किडिंग। निशी, बहुत ही अच्छा वाजिब सवाल है आपका, बट जो समाज रहा है वो धीरे धीरे ही परिवर्तित हुआ है ना।
तो उस टाइम पे पेट्रियार्कल एस्पेक्ट कह लीजिए। फिर अभी बताऊंगी मैं कि कैसे महिला को पहली पीएचडी हासिल करने में कितनी मुश्किल हुई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया अविनाश। हम हिंदी में बाद में नोट्स कैसे बनाएंगे, जो अभी और चीजें आपको मिल रही है ना उसमें भी ये चीजें लिखी होंगी, तो उसमें हिंदी में भी मैं लिख दूंगी। ठीक है, ठीक है विवेक, चले भाई। अमेरिकन साइकोलॉजी मतलब इन जनरल साइकोलॉजी की बात हो रही है, या अमेरिकन साइकोलॉजी मतलब उस देश की पर्टिकुलर बात हो रही है ना। कितनी कॉमन सेंस वाली चीजों में परेशान हो जाते हो हैं। देखो एक बार, तो ये एक बात हुई, ठीक, सिंपल सी बात लिख ली हमने। अरस्तु को मनोविज्ञान का या हर प्रकार के मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये मैं कहीं छोटा सा बॉक्स बना के लिख देती हूं, हिंदी वाले परेशान ना हो, ठीक है ना। अरस्तु को सभी प्रकार, सभी यहां तक तो देख पा रहे हैं ना, प्रकार के मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वुंट की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वुंट की फुल इज्जत है, बट द थिंग इज कि ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, कहां से चीजें निकली हैं। साइकोलॉजी के बनने से पहले जो श्रेय है वो इन्हीं को जा रहा है। अभी आएंगे, डोंट वरी। वो कह रहा प्लीज गो डीप एज पॉसिबल विद स्टोरीज। राहुल, बात तो आपकी सही है, बट ज्यादा स्टोरीज में भी जाएंगे तो आपका सिलेबस उतना भी डेप्थ में नहीं है। कई बार तो ये चीजें भी आपसे नहीं पूछता, बट वो पीछे की चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो इस पे भी क्वेश्चन रेयर ही आता है ना। इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बाकी संप्रदायों को समझ नहीं पाएंगे फिर। ठीक, ये मैंने आपका हिंदी में लिख दिया था साथ में, तो मुझे नहीं लगता अब कोई समस्या आपके सामने है। ठीक, अब जो पास्ट है वो पुराना है, हिस्ट्री शॉर्ट है, इतिहास जो है वो छोटा है। यानी जब से इसको रिकॉर्ड किया, इसको इंग्लिश में पढ़िएगा प्लीज, क्योंकि इंग्लिश का ही कथन है कि जो पास्ट है, यानी किस्से कहानियां तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्म है वो छोटी है। 144 साल जब से 1879 से जो लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई तब से चीजें हैं, ठीक है ना। और वुंट के अकॉर्डिंग चीजें क्या थी, मतलब आपको बना देना चाहिए, मजे लेने हैं इनको, हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, हुआ तो बहुत कुछ था अजीत, क्या करोगे फिर 1867 में जाना क्यों है, आपके जब काम की नहीं है कोई चीज तो क्यों करनी है वो चीज, है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कितना पढ़ना है और कहाँ रुक जाना है तो समस्या आएगी, वो भी अपने आप में फिर एक प्रॉब्लम बनती है ना। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि रुकना कहाँ है तो भी दिक्कत होगी फिर। ठीक, मैम साइकोलॉजी में जेबी वॉटसन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखिए आज के समय में, क्योंकि मॉडर्न डे में जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर का ही साइंस है, ये एक रीजन है उस चीज का, है ना। सबसे ज्यादा और कम तो क्या कहें। ठीक, तो ये विलियम जेम्स की बात हो गई। अब कुछ बातें हैं जो वापस से आते हैं और करते हैं, देख रहे हैं। अब कुछ बातें हैं जो वापस से आते हैं और करते हैं। क्या है वो बातें, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, या ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया बताइएगा। ठीक, इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका प्रयोग फर्स्ट यूज, अब इसको भी हिंदी में लिखने को बिल्कुल मत कहिएगा, क्यों, क्योंकि इतनी आसान बात है, इतना भी नहीं आता होगा अगर तो फिर हम कैसे, इंग्लिश में तो आते हैं ना सब्जेक्ट में। ठीक है, पूरा गुस्सा नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक, तो अगर हम यहां देखें जो फर्स्ट यूज है तो वो कहा जाता है कि 1590 के अराउंड, 1500s मान लीजिए आप, मैं यहां लिख देती हूँ फिर भी, ये एक बस आपको एक ईयर एविडेंटली बताने के लिए, अदरवाइज इसको आप 1500s मान लीजिए। रुडोल्फ गोकर्ल एक जर्मन
साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो आप इनको, फिलोसोफर कह सकते हो, जर्मन फिलोसोफर ही कहेंगे, है ना, गोकल के द्वारा इस वर्ड का प्रयोग हुआ। ठीक, रुडोल्फ गोकल, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं गोकल। ठीक है जी, क्या हुआ, गोकल। अब ये जो वर्ड है ये आया कहां से, रुडोल्फ गोकल। अगर हम बात करें, जर्मन वर्ड है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, जर्मन फिलोसोफर, जर्मन थिंकर कह लीजिए आप शॉर्ट में, है ना, क्या कह लीजिए, जर्मन थे ये, जर्मनी से थे बेसिकली, सिंपल बात। ठीक, तो 15वीं-16वीं शताब्दी में स्थिति ये थी। फिर अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, क्या है, इंग्लिश वर्ड है, कहां से आया, साइकोलॉजी जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ये आया लैटिन भाषा के एक वर्ड साइकोलॉजिया से, साइकोलॉजिया। ठीक, ये क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक, तो ये साइकोलॉजिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस या लॉजिया बोल देते हैं इसको हम। ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत अगर इस बात को समझने में हो रही है तो आप बिल्कुल खुले दिल से, आपका स्वागत है, आप ये बात बता सकते हैं। ठीक है ना, चले, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे यहां पे, ये जो साइकोलॉजिया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है, इसके अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब रहे, बट शुरुआत में देखा जाए तो सोल या आत्मा या मन भी कई लोग कह देते हैं। और लोगोस का मतलब है यहाँ स्टडी यानी अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन क्या बन गई, साइकोलॉजी बन गई, यही अरस्तु कह रहे थे, है ना, यही अरस्तु कह रहे थे। ठीक है बात, तो आत्मा का अध्ययन क्या बन गई, साइकोलॉजी बन गई। क्लियर है बात, तो साइकी प्लस लोगोस, साइकोलॉजी वर्ड का हमने समझ लिया। ठीक, कि पहला यूज गोकल ने किया, और जो वर्ड है साइकोलॉजिया, ठीक, जो वर्ड है साइकोलॉजिया, इसका प्रयोग मार्को मैरुलिक, ठीक, इनके द्वारा किया गया। मुझे नहीं लगता, हाँ बिल्कुल, भाषा है ग्रीक। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ, तो मार्को मैरुलिक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया साइकोलॉजिया का। साइकोलॉजी वर्ड का हम देख चुके हैं, रुडोल्फ गोकल की बात हमने की, रुडोल्फ गोकल। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई साइकी प्लस लोगोस। अब इस पे आते हैं कि साइकी का मतलब अलग अलग समय पे कैसे चेंज होता गया। ठीक, तो हम कह रहे हैं 1590s के अराउंड रुडोल्फ गोकल ने, इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ शब्द है साइकोलॉजी, है ना, जिसमें साइकी का मतलब आत्मा होता है या सोल होता है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया, आत्मा का अध्ययन क्या कहलाया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहलाया। अब समय समय पर यह डेफिनेशन चेंज होती रही। लोगोस का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना, साइंस ऑफ समथिंग या स्टडी ऑफ समथिंग यानी अध्ययन। तो सोल प्लस स्टडी या साइकी प्लस लोगोस, तो साइकी का मतलब हुआ सोल, लोगोस का मतलब हुआ स्टडी, तो आत्मा का अध्ययन क्या बन गया, मनोविज्ञान बन गया। और इससे ज्यादा इजी क्या चाहिए आपको जीवन में। ठीक है ना, किसने प्रयोग किया ये वर्ड जो है साइकोलॉजी, रुडोल्फ गोकल ने। ठीक, जर्मन व्यक्ति थे, जर्मन थिंकर थे।
आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कह लीजिए आप इसको, या जब फर्स्ट लैब आपकी बनी तभी, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्कूल कह लीजिए, आज के समय में तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। अब संरचनावाद की बात जब 1879 में विल्हेम वुंट ने लेबोरेटरी स्थापित कर दी, है ना, विल्हेम वुंट, इन्होंने क्या की, प्रयोगशाला स्थापित कर दी जहां पे प्रयोग होने लगे, साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया, है ना। वुंट ने प्रयोगशाला को स्थापित किया। अब ये जो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसका जो फाउंडर है वो है विल्हेम वुंट के शिष्य। भाई फर्स्ट जब इन्होंने लैब एस्टेब्लिश की 1879 में, तब से ये कहानी शुरू हो गई। इस स्कूल में मेथड जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मदर्शन विधि। पूछे निशी, क्या कह रही हैं आप? ठीक, तो अगर हम देखें यहां पर, तो स्ट्रक्चरलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, संरचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, संरचनावाद जिसको हम कह रहे हैं, संरचनावाद जिसको हम कह रहे हैं, ठीक, साइकोलॉजी का ओरिजिन किस कंट्री से है? ये एकदम ऐसे सवाल है कि जिसका कोई खास औचित्य है नहीं, बट हाँ देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि साइकोलॉजी, क्योंकि इसका रीजन मैं बताती हूँ, अमेरिका में भी प्रयोग चल रहे थे, जर्मनी में भी प्रयोग चल रहे थे, इनके प्रयोग अलग चल रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्या प्रयोग है, ये अपना अलग प्रयोग कर रहे हैं जर्मनी में, है ना। किसी और के प्रयोग कहीं यूनान में चल रहे हैं, ग्रीस से आ रही है ना बातें, तो क्योंकि फिलॉसफी में है जड़ें, तो जाकर के जो अरिस्टोटल की थिंकिंग है उसमें पाई जा रही है जड़ें, तो साइकोलॉजी की, है ना। तो ये क्या हुआ, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही देश इसमें ज्यादा बड़ी बात हो गई उस चीज को लेकर के, बट अगर आप प्रॉपर देखेंगे लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आंसर जो है आपका इनका देश हो जाएगा, यानी जर्मनी हो जाएगा। ठीक, तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या पूछा जाता है। नहीं, जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको रचनावाद कहते हैं, आजकल संरचनावाद कहने लगे हैं कुछ लोग, नहीं तो उसको सृजनात्मकवाद या रचनावाद कहते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है संरचना किसी चीज की, वो कैसे बना है। ठीक, तो इसको एस्टेब्लिश किया किसने? वुंट ने। बट इसमें एक चीज है, इसको जो फाउंड किया, फाउंडेड बाय, या प्रॉपर अगर देखें हम तो फाउंडेड बाय ईबी टिचनर, एडवर्ड टिचनर, जो विल्हेम वुंट के शिष्य थे, है ना, टिचनर। ईबी टिचनर ने ही इसको क्या किया? फाउंड किया। टिचनर के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, क्लियर है? हाँ यार शिखा, बहुत सारे नाम हैं, बट ये जब मल्टीपल रिवीजन हम लेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे को कोई जल्दी तो है नहीं कि ये अभी खत्म करा देना है एक सेशन में। तो कल भी जब मैं आपको बता रही होंगी तो एक बार सारे स्कूल्स हो जाएंगे, फिर से रिवाइज में करा दूंगी, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है याद रखने की। हाँ, कोई कह रहा है टिचनर ने तो सिर्फ नाम दिया था। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो काम हो रहा था वो था वुंट के ही समय में होने वाला काम, लेकिन जो नाम आएगा ना फिर फाउंडर का, तो फिर ईबी टिचनर को ही श्रेय दे दिया जाता है। जब बात हो रही है, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, नहीं तो इन जनरल तो आप किसी को भी यूज कर लो, दोनों ऑप्शन तो आपके साथ आने नहीं है, टिचनर और वुंट के, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आपको साथ में दे दे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वुंट की, तो वुंट ओरिजिनेटर हैं इसके। क्या है? ओरिजिनेटर हैं, ओरिजिनेटेड बाय विल्हेम वुंट। ये इनके शिष्य थे, बिल्कुल दाढ़ी भी इन्हीं की तरह रखते थे, अभी मैंने फोटो दिखाया था ना वुंट का, और सारी चीजें इन्होंने फॉलो की टिचनर ने अपने गुरु की। तो हम ये कहेंगे कि जो ओरिजिनेट हुआ, जो बनाए, उसके पीछे जो जड़ें हैं वो विल्हेम वुंट की हैं। तो ओरिजिनेटेड बाय विल्हेम वुंट
और अगर हम बात करें किसकी, फाउंडेड बाय, तो ईबी टिचनर। तो आप इस तरह से देखेंगे तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विल्हेम वुंट भी कहे जा सकते हैं, ईवी टिचनर भी कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थॉट्स थे, जो ओरिजिनेशन था, जो जर्मिनेशन था, जो पैदाइश है एक तरह से इस थॉट की, वो विल्हेम वुंट के द्वारा की गई है। बस इसको वॉलंटियरिज्म कहते थे उस समय पे, ठीक है ना, वॉलंटियरिज्म कहते थे। जन्मदाता कहीं ना कहीं वुंट ही है, बट इसको प्रॉपर जो स्थापित किया वो किसने किया, वो किया ईबी टिचनर ने, जो प्रॉपर नाम दिया या फिर फाउंड किया, स्थापित जो प्रॉपर एक फॉर्मल स्कूल के रूप में किया, वो ईबी टिचनर ने किया। ओरिजिनेट किसने किया, विल्हेम वुंट ने। तो हम ये कहेंगे जन्मदाता तो कहीं ना कहीं वुंट ही है, बस नाम के जो जन्मदाता कह लीजिए आप, वो है ईबी टिचनर। ठीक, वुंट क्योंकि पहले जिस संप्रदाय में रहते थे उसको वॉलंटियरिज्म कहते थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट इतना मुझे लगता है इनफ हो जाएगा। देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात समझो, ये थॉट्स हैं, मैं अपने कोई विचार दे रही हूं, बट मैंने नाम नहीं दिया हुआ इन विचारों को। नाम किसने दे दिया, प्रॉपर इसको एक स्थापित रूप में किसने रखा, ईबी टिचनर ने, जो मेरा कोई शिष्य हो गया मान लीजिए, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है उस पर अभी आएंगे, अभी आप इतना सा समझ लीजिए। अब स्ट्रक्चरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर से बना है। स्ट्रक्चर मतलब इसमें एक मेथड है जो कि है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन विधि। ठीक, तो स्ट्रक्चरलिज्म मतलब स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचना। कहां से आया ये, संरचना, बनावट, कैसी किसी चीज की संरचना हो सकती है उसको तोड़ करके एनालाइज करना। वुंट है, बुंट कोई नहीं है, WUNDT वुंट बोला जाता है। बहुत बढ़िया शालू, कह रहे हैं आपकी शिष्य तो मैं हूं, है ना। कोई, अब देखो यश एक तीसरा ही दुनिया का अलग सवाल लाए भाई, ये सब्जेक्ट अपने आप में कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपने कभी बचपन में नहीं पढ़ा है, फिर ऊपर से इसमें अलग अलग किताबें अलग अलग बातें कहती मिलेंगी, तो वो जो ऑथेंटिक बातें हैं, फिर इसमें सब्जेक्टिविटी है, व्यू पॉइंट्स भी मैटर करते हैं यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से आपको बताया जा रहा है, आराम से पहले समझ लो। वुंट ने इंस्पायर किया ना ईबी टिचनर को। ईबी टिचनर तो किसके विद्यार्थी हैं, वुंट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, ये सारी कंफ्यूजन अपने आप चली जाएगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, और ज्यादातर लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि याद कैसे रखेंगे, अभी तो रिवाइज भी करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ देखिएगा, तो अगर हम बात करें ओरिजिनेटेड बाय विल्हेम वुंट, फाउंडेड बाय ईबी टिचनर, मैं यहां लिख भी देती हूं कि ईबी टिचनर ये भी जर्मनी है, ठीक। ईबी टिचनर वॉज द स्टूडेंट ऑफ विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। विल्हेम वुंट, ठीक है, याद रखने के लिए। तो टिचनर क्या है, वुंट के शिष्य हैं। टिचनर वुंट के शिष्य थे। वही लिप्जिग यूनिवर्सिटी की बात चल रही है अभी तक, ठीक है जी हिमांशु, ठीक है शिवम। हाँ कोई बात नहीं, नाम आयुषी उसकी टेंशन आप छोड़ दो, मैं पूरी स्टोरी सुना करके आपको नाम भी समझा दूंगी, ठीक, क्लियर है ये बात। देखो फादर जो वर्ड है ना, वो कहे जाने वाली चीज है, वो कोई फैक्चुअल चीज नहीं है। चाहे वो साइकोलॉजी के फादर की बात हो रही हो, वो केलर ने कह दिया तो मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया, 70 लोग कहते हैं वुंट हैं, तो वो भी एक सच है, तो इट डिपेंड्स। हाँ ठीक है ना श्वेता। हाँ मार्गरेट जो है वॉशबर्न, वो टिचनर की स्टूडेंट थी, तो उस पर भी अभी आएंगे। तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो आपसे ऐसे पंगे नहीं लिए जाएंगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो स्ट्रक्चरलिज्म कहता क्या है ये जरूरी है जानना। स्ट्रक्चरलिज्म कहेगा चीजों के स्ट्रक्चर को तोड़ करके देखो, एनालाइज करो, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म कहेगा चीजों के स्ट्रक्चर को देखो, तोड़ करके एनालाइज करो कि क्या होता है, आपका माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करेगा, सेंसेशंस की बात करेगा, है ना, संरचना कैसी है।
ठीक, सेंसेशंस की बात करेगा ये, कि आपने फीलिंग की बात करेगा। किसी चीज को टच किया तो क्या सेंसेशन हुई, ठंडा गरम, किसी चीज को देख करके क्या सेंसेशन हुई, जो इमेज आपने देखी उससे क्या आपको फील हुआ, तो इमेजिनेशन की बात करेगा ये। तो सेंसेशन, फीलिंग, इमेजिनेशन, इन सब की बात जो है कौन करता है, स्ट्रक्चरलिज्म करता है। ठीक, मैंने गरम को मान लीजिए आपके सामने इस तरह के यहां पे ऐसे फाइ से याद रख सकते हो। ठीक, तो सेंसेशन, फीलिंग, इमेजिनेशन या इमेजेस। ठीक, तो अगर हम ये कहें तो ये कह रहे हैं कि आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। आपको नीले रंग का कुछ दिखाया जाएगा और देखा जाएगा आपके ब्रेन में क्या सेंसेशन होती है। आपको कुछ और दिखाया जाएगा, उससे देखा जाएगा आपको कैसी फीलिंग उठ रही है बच्चे को देख करके, वॉट एवर। ठीक, किसी इमेज को दिखा करके पूछा जा सकता है कि इससे क्या सेंसेशन और फीलिंग या इमेजिनेशन आपकी क्या हो पा रही है। ठीक है, अच्छा स्वीटी, ठीक है। अगर हम बात करें यहां तो हमने ये सिंपली देखा कि ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, आत्मा की स्टडी है ना। तो इन्होंने कहा आत्मा को कैसे स्टडी करेंगे भाई, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है जो ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है साइकोलॉजी का। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसमें यूज होता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की जब हम बात कर रहे हैं इसको अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। आपने आंखें बंद की और आप चले गए अपने मन के अंदर, आप देख रहे हैं कैसी भावनाएं, क्या उठ रहा है मन में, अंतर्दर्शन विधि कह लीजिए आप इसको। ठीक, हिंदी में इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन ये क्योंकि ये कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, कॉन्शियसनेस की स्टडी है, आत्मा की बात करेंगे। ठीक, तो जब कॉन्शियसनेस को कैसे पढ़ा जाएगा, चेतना को का अध्ययन कैसे होगा, चेतना का अध्ययन होगा इंट्रोस्पेक्ट करके। तो कॉन्शियसनेस को आप कैसे देखोगे, इंट्रोस्पेक्ट करके देखोगे। ठीक ठीक, कि आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, बैठ करके देखोगे, ध्यान लगाओगे या चीजों का क्या इंपैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। ये चेतना का अध्ययन इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा किया जाएगा। इन्होंने कहा मनोविज्ञान क्या है, चेतना का अध्ययन है। ठीक, क्लियर है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड को ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी कहा जाता है। ओल्डेस्ट मेथड यानी सबसे पुरानी विधि। कौन यूज करता है, स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। ठीक, क्लियर है। मम्मी खाने में बुला रही हैं, कितनी देर और पढ़ाएंगी हैं, खाना खाते रहिएगा, क्या दिक्कत है। जब हमें सही महसूस ना होने पे भी हम आपके साथ लगे हुए हैं तो थोड़ा टाल दीजिए 10 मिनट और खाने को, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, क्योंकि आगे आगे चीजें फिर और कॉम्प्लिकेट होंगी अगर यहां तक क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है, इसी के लिए मैं आपको रोक के रखा था कि 2-3 सेशन पहले वार्म अप के हो जाने दो, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा कई लोगों के। तो ये अचानक से क्या पढ़ने लग गए, हम तो अच्छे खासे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे सीटेट में, अब हमारी जान को ये क्या आफत ले आए आप, है ना, जिसमें दुनिया भर की बातें होती नजर आ रही हैं। अच्छा, एक महिला है मार्गरेट वॉशबर्न। ठीक, ये फर्स्ट वुमेन है, इन्होंने एक बुक लिखी द एनिमल माइंड करके। द एनिमल माइंड, एनिमल माइंड क्या है, ऑफकोर्स जो आपका पशु के समान दिमाग है। ठीक है ना, ये बेस है, सारे ही जो भी आप पढ़ने वाले हैं ना उस सब का बेस है। ठीक, फर्स्ट वुमेन टू अर्न अ पीएचडी, तो एक पीएचडी की डिग्री जो है पाने वाली पहली महिला बनी 1894 में, और बड़े ड्रामे के बाद बनी। ईबी टिचनर, इनसे भी पहले एक महिला है वो आएंगी बाद में, ईबी टिचनर की ये स्टूडेंट थी। ठीक, तो उस टाइम पे मतलब इतना ज्यादा प्रकोप था कि आपने शायद उसमें भी पढ़ा होगा, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में भी, कि जो महिला राइटर थी, जो फीमेल राइटर्स थी, वुमेन राइटर्स थी, वो सूडो नेम के पीछे छिप करके, मतलब उनको झूठे नाम रखने पड़ते थे, कोई एक मेल नेम अडॉप्ट करना पड़ता था अपनी कोई किताब लिखने के लिए भी। तो वो समय बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था फीमेल्स के लिए, है ना।
अगर हम यहाँ सिंपल बात करें तो मार्गरेट वॉशबर्न, ये 1 नंबर का क्वेश्चन D+B के किसी एक एग्जाम में एवं ही पूछ लिया गया था आउट ऑफ द ब्लू। ठीक, तो एनिमल माइंड की नाम की इनकी एक बुक लिखी मार्गरेट वॉशबर्न, है ना, और ये टिचनर की थी क्या, स्टूडेंट। पहली महिला बनी जिन्होंने साइकोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की। हाँ, क्लियर। ठीक है सोनम, अभी आप बैच में हो तो जरूरी नहीं है, पहले आप ये पूरा बैच कंप्लीट कर लो, साथ में अगर मन कर रहा है एक्स्ट्रा में पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये बात हुई मार्गरेट वॉशबर्न की। हमने इंट्रोस्पेक्शन की बात कर ली, हमने कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन की बात कर ली, ठीक है ना। और चेतना को कैसे अध्ययन करेंगे, हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू करेंगे, जिसमें हम चीजों को अंतर्दर्शन में देखते हैं, हमें कैसा सेंसेशन किसी चीज के बारे में सोचने से हो रही है, देखने से हो रही है, ये सारी चीजें। हाँ, नन्हे नन्हे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शिवम। तो अगर हम बातें करें इस चीज पे और तो करते ही जाएंगे, फिर अंत थोड़ी है। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, एक कॉन्शियसनेस को मानते हैं और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग यहाँ किया जाता है। इसके बाद आता है फंक्शनलिज्म। कोई कह रहा है कि कितने स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, कई तो आपको पढ़ने ही नहीं है क्योंकि वो आज की डेट में एग्जिस्टेंस उनकी ना के बराबर है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस उनकी ना के बराबर है। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब हम अगर बात करने लग जाए, यहाँ एक छोटा सा कोट है वुडवर्थ का, है ना, वो इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। वुडवर्थ का एक छोटा क्यूट लिटिल सिंपल कोट है कि फर्स्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइकोलॉजी कैसे चेंज हुई है। फर्स्ट, साइकोलॉजी lost its soul ठीक, अभी समझाएंगे, डोंट वरी, अभी समझाएंगे, टेंशन आपने लेनी ही नहीं है, टेंशन एकदम नको। जो भी अब तक पढ़ा है मैं सारा रिवाइज यहाँ यहीं पे अभी करा दूंगी, है ना, इसलिए हम कोई बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं, है ना, बहुत तेजी से नहीं चल रहे हैं, नहीं तो बातें तो अभी बहुत सारी थी करने को। और इसको स्कूल्स के को याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगी, यही लिख देती हूं मैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हाट वाज वुडवर्थ थॉट, तो वुडवर्थ का जो है वो थॉट क्या था साइकोलॉजी को लेके, वही जो अभी हम लिख रहे थे। फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, यानी एक टाइम पे मनोविज्ञान क्या था, स्टडी ऑफ सोल था। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, फिर अपने मन को खोया। देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, यानी चेतना को खोया। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। ये पूरी जर्नी है साइकोलॉजी के चेंजेस की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो एक चीज देखेंगे कि पहले, ये आप लिख भी सकते हैं, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, यानी पहले मनोविज्ञान क्या होता था, स्टडी ऑफ सोल। फिर मन को खोया, अपने मन को खोया, फिर मन की स्टडी हुआ, मन का अध्ययन, मन को खोया। फिर हम कहेंगे, फिर चेतना को खोया, और अब कुछ व्यवहार बाकी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई समस्या, ठीक है ना। तो अभी हम आ रहे हैं उन बातों पे भी, डोंट वरी। ठीक, फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, ठीक, और फिर
तो ये कॉन्शियसनेस की स्टडी है। चेतना को कैसे पढ़ेंगे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। तो ये जो पूरा आपका कहानी है स्ट्रक्चरलिज्म की, ये चेतना के अध्ययन को मानते हैं। ठीक, तो वुडवर्थ की अगर माने इसको ऐसे देखिएगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइकोलॉजी कैसे चेंज हुई, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। क्या कहलाया? मनोविज्ञान कहलाया। ठीक है जी, मनोविज्ञान कहलाया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। अभी बता रहे हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो, है ना। तो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन था जो मनोविज्ञान था। अरस्तु के समय पे याद करो, अरस्तु के समय पे आत्मा का अध्ययन था। ठीक, फिर किसका अध्ययन बना भाई? फिर अध्ययन हुआ माइंड का। तो रेने डेकार्टे जैसे लोग आए, उन्होंने कहा मन का अध्ययन है। पोम्पोनोजी जैसे लोग आए तो उन्होंने कहा मन का अध्ययन है, कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, मन का अध्ययन है भाई साइकोलॉजी जो है। ठीक है ना, किसका अध्ययन है? मन का अध्ययन है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, फिर आती है बात, अब मन का अध्ययन भी नहीं रहा, इसको भी अपोज कर दिया। समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं ना, चेंज जिसको हम कहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब माइंड के बाद कॉन्शियसनेस की बात हुई। यही कॉन्शियसनेस हम अभी पढ़ रहे हैं जो विल्हेम वुंट कह रहे हैं, जिसकी बात चेतना की बात हुई। ठीक, एक टाइम के बाद चेतना भी फेड अवे हो गई, चेतना को भी नकारा जाने लगा और कॉन्शियसनेस भी चली गई। फिर कॉन्शियसनेस के बाद क्या रहा भाई? अब तो सिर्फ व्यवहार ही बाकी है। ठीक है ना, अब सिर्फ बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। क्या है? बिहेवियर ही बाकी है, अब व्यवहार ही बाकी है, हम ये कहेंगे। ठीक है, क्या बाकी है? व्यवहार। क्लियर है? ठीक, तो ये एक जर्नी रही है साइकोलॉजी की। क्या रही है? जर्नी रही है कि पहले, ये वुडवर्थ कह रहे हैं अपने अनुसार, कि पहले आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान था एक समय पे, फिर आत्मा को नकारा जाने लगा कि भाई आत्मा कुछ नहीं होती, मन का अध्ययन बन गया, फिर चेतना का अध्ययन बन गया, और आज के समय में बिहेवियर का अध्ययन है, यानी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। तो ये स्टेजेस हैं। ठीक, सोल कहने वाले आपके एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं। अगर माइंड की बात कर रहे हैं तो पोम्पोनोजी हैं, डेकार्टे हैं। कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं तो वुंट हैं। बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो सैकड़ों लोग हैं, स्पेशली कौन है? आपके जेबी वॉटसन हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, अभी हमने इसको समझना जरूरी है। ठीक, तो जब हम आज के समय में अगर कहा जाए कि एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न टाइम्स, बताइएगा। यानी मनोविज्ञान क्या है मॉडर्न टाइम्स में, बताइए। स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी अपने आप लगा लीजिएगा इसमें आगे, या फिर स्टडी ऑफ माइंड। मॉडर्न डे में मनोविज्ञान क्या है ये पूछा है ना। चेतना का अध्ययन है, चेतना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में आपके, चेतना का अध्ययन है, क्योंकि व्यवहारवाद से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आत्मा का अध्ययन लिखेंगे इसको, आत्मा का अध्ययन, बे आत्मा होती है, एक सोल है, या फिर चेतना का अध्ययन। ठीक, व्यवहार का अध्ययन, या फिर मन का अध्ययन। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, फटाफट से कमेंट करते रहिए। ठीक है, चीजें नहीं है, कोई समस्या हो रही है बताओ फटाफट से। अभी मैं हल्का सा रिवीजन करा के फिर आपको छोड़ दूंगी, आप आराम से कर लीजिएगा बाकी काम अपने। ठीक है, क्लियर। बिहेवियर का, भाई मॉडर्न टाइम में क्या है? बिहेवियर की स्टडी ही साइकोलॉजी है।
तभी तो हम कह रहे थे ना, पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, फिर अब बिहेवियर बचा है, SMCB। ठीक, याद रखने का तरीका ये आपका हो सकता है SMCB। पहले सोल की स्टडी था, फिर माइंड की स्टडी हुआ, फिर कॉन्शियसनेस, फिर बिहेवियरिज्म। सोल की स्टडी तो वो BCs के टाइम पे है ना, अरस्तु के टाइम पे 300 BC और ये सब मानो आप। माइंड फिर आपका 16th-17th सेंचुरी के आसपास, फिर कॉन्शियसनेस आ गई आपकी 19th सेंचुरी देख रहे हैं आप, फिर व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं 20th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक, बताइए पूनम, अब मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको समस्या हो कहाँ रही है, तब मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर पाऊंगी। नहीं तो जो बात मैंने अब तक की है उसको मैं एक बार दोहरा देती हूं, ठीक है ना। प्याजे तो अभी बहुत दूर हैं, अभी तो हम फर्स्ट स्कूल की ही बात कर रहे हैं। प्याजे तो अभी कोसों दूर हैं, या मैं कहूं किलोमीटर्स की दूरी पे हैं प्याजे। अभी प्याजे कहीं नहीं आए हैं हमारी चर्चाओं में। ठीक है जी, हाँ मैम टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो आरती इसी समझ की प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया इसका मतलब। अगर ये कह रहे हो प्रॉब्लम इज के याद रखने की समस्या है, तो वो रिवीजन लगेगा, ये क्लास देखोगे, 2 बार लिखोगे, ठीक है ना। आपने बड़े इजी तरीके समझाया है, वरना कुछ क्लियर नहीं हो रहा था बुक से। हाँ ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसके सोर्सेज बहुत डीप में जाते हैं, ये पूरी हिस्ट्री है, और इसमें ध्यान भी रखना पड़ रहा है कि कितना बताना है और कितना नहीं बताना है, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री पे इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं जिसमें बस स्कूल्स की ही बात होती है। तो वो मैं पढ़ लूंगी आपके लिए, मान लिया मैंने, है ना। ठीक, लव यू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। अच्छा धन्यवाद माही। PDF आपको होपफुली कल मिल जाएगा, नहीं तो सैटरडे मिल जाएंगे। कल ही मिल जाएगा, सैटरडे नहीं, क्योंकि आप सैटरडे संडे आराम से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, कोई कह रहा है आप CD पे बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऑप्शन से पहले आंसर मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया फिर। ठीक है, हाँ वो 1 दर्जन बच्चों पे कल आएंगे भाई, वो अलग कहानी है। इंट्रोस्पेक्शन एंड साइको एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? भाई साहब इंट्रोस्पेक्शन सबसे पुराना मेथड है मनोविज्ञान का, आगे आगे मत जंप करो, नहीं तो जो नए लोग हैं उनको चक्कर आने लग रहे हैं। ठीक, तो वो सबसे पुराना मेथड है जो स्ट्रक्चरलिज्म फॉलो करता है। साइको एनालिसिस एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म है। स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन आता है, साइको एनालिसिस में फ्री एसोसिएशन आएगी, और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो आती हैं, हिप्नोटिज्म आता है ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी। तो वो सब 8-9 घंटे पढ़ रही हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करके आपसे मिलूंगी। बस सोनम यही मोटिवेशन चाहिए, है ना। क्लियर है? हाँ आपने जो लास्ट में SMCB बताया, से पूरी क्लास समझ में आ गई, बस क्या टेंशन है, फिर समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स से हुई कहीं ना कहीं, या फिलोसफी से हुई, और ये फिलोसफी से हटके एक अलग शाखा बनी कब? 1879 में, जब लिप्जिग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विल्हेम वुंट ने क्या किया, लैब जो है वो स्थापित की, और वहां प्रयोग होने शुरू हुए, तो ये साइंस बन गई। उससे पहले क्या थी? फिलोसफी का हिस्सा थी। ठीक, ठीक है। कॉन्शियसनेस, चेतना, जिससे सारी चीजें हो पा रही हैं, है ना ये। और इसको अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझना है तो फ्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। इन्होंने यहां वही बात की है, आंखें बंद कर रहे हो आप, चेतना है एक, और उस कॉन्शियसनेस के थ्रू जो भी काम आप कर रहे हो उस कॉन्शियसनेस के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो किसी चीज को सेंसेशन हो, चाहे किसी चीज को फील कर पाना हो, इमेजिन कर पाना हो, ये सब कहां से हो रहा है? चेतना के माध्यम से हो रहा है। तो एक तरह से एक फॉर्म हो गई जो आपको ये महसूस करा रही है कि आप जीवित हैं। क्लियर है? अलग तरह के सिंबल्स होते हैं शिखा फिर उनके लाइफ में। आज आप परेशान यार, बस अभी सोच रही हूँ, एक कंट्रोवर्सी का चल रहा है थोड़ा, और स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब है, देखिएगा। चलिए, लिप्जिग जर्मनी में है, अभी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। ठीक, अभी पहले से पहले परेशान मत हो, सबके डिफरेंस बताऊंगी, जैसे जैसे एक नेक्स्ट स्कूल पे बढ़ेंगे बताऊंगी कि पहले से कैसे अलग है। ठीक, तो साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का हिस्सा था,
फिर ये विलियम वुंट ने जब लैब एस्टैब्लिश की 1879 में जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, तो ये साइंस बन गई, एक सेपरेट स्कूल बन गया। साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। पास्ट पुराना है क्योंकि फिलोसफी का हिस्सा रही है, लेकिन हिस्ट्री कब से है रिकॉर्डेड? जब से ये लैब स्थापित हुई, 144 साल हुए हैं। ठीक। और विलियम जेम्स ने भी लैब स्थापित की थी 1875 में, इनसे 4 साल पहले अमेरिका में, बट उसको उतना रियल नहीं माना गया, वहां प्रॉपरली नहीं हो पाई चीजें। ठीक है ना। हाँ, अबाउट किरन्स रैंक, एग्जैक्टली, मतलब आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, अभी बहुत हो गया। देखिए, तो हम ये कहेंगे Hence, Wilhelm Wundt has been considered the father of experimental psychology। और अगर ऑल टाइम या ऑल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के फादर की बात करें तो केलर ने कहा ही है कि अरस्तु को रिगार्ड किया जाएगा सभी प्रकार के मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि मनोविज्ञान के भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है जो बीमारी के सॉल्यूशन में यूज करेंगे, है ना, और बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है लोगों के बिहेवियर को लेकर के। ठीक। विलियम जेम्स की जब हम बात करें तो इनको अमेरिकन साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें लैब के एस्टेब्लिशमेंट की, तो इस पे चर्चा हम कल करेंगे। 1914 टू 16 के बीच में डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जो कि हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, उन्होंने पहली प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित की थी। आगे की चर्चा हम कल करने वाले हैं। ठीक, छुट्टी कर देते हैं बिल्कुल। साइकोलॉजी वर्ड का यूज रुडोल्फ गोकल ने किया 1590 में, जर्मन थे ये। इसके अलावा साइकोलॉजी जो वर्ड है इंग्लिश में, वो आया साइकोलॉजिया से, जो कि लैटिन वर्ड है। ठीक, तो साइकोलॉजिया वर्ड का यूज जो है वो मार्को मैरुलिक ने किया। वहीं अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो रुडोल्फ गोकल। साइकोलॉजिया बना है साइकी प्लस लोगोस से। साइकी का मतलब सोल होता है, बाद में समय समय के साथ परिवर्तित हुआ है, कभी कॉन्शियसनेस कभी ये, बट इनिशियली देखें तो साइकी का मतलब सोल है। आज के समय में पूछेगा तो बिहेवियर हो जाएगा। स्टडी का मतलब होता है लोगोस, तो स्टडी ऑफ सोल साइकोलॉजी कहलाया। संरचनावाद जिसको फाउंड किया ईबी टिचनर ने, जो शिष्य थे विल्हेम वुंट के ही, तो ओरिजिनेटर कौन बन गया? वुंट बन गए, जिनके विचारों को आगे फैलाया टिचनर ने। ठीक, तो स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईबी टिचनर क्या थे? स्टूडेंट थे किसके? विल्हेम वुंट के। क्लियर है बात। तो संरचनावाद की जब बात करते हैं हम, सेंसेशंस, किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, ठंडा गर्म, एक सेंसेशन होती है ना। वो आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे, वो टूथपेस्ट वाला, कि अलग अलग तरह की सेंसेशंस हो रही हैं। फीलिंग, किसी चीज को देख करके मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, सेंसेशन आपके फिजिकल लेवल पे हो सकती हैं। ठीक है ना। फिर बात होती है इमेज की या इमेजिनेशन की, तो इन सब चीजों पे फोकस किया स्ट्रक्चरलिज्म ने, और कॉन्शियसनेस की स्टडी पे बात की, चेतना के अध्ययन पर फोकस किया, है ना। ये एक बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये आप 2 बार रिवाइज करेंगे, फटाफट से दिमाग में बैठ जाएगा। बस चीजें थोड़ी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो याद रखने में समस्या होती है। कॉन्शियसनेस की स्टडी है और ये ओल्डेस्ट मेथड है। कॉन्शियसनेस को कैसे पढ़ा जाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा। आंखें बंद करेंगे और चीजों को, एक चेहरा नजर आएगा आपको आंखें बंद करके। मजाक कर रही हूँ, गाना याद आ गया मुझे। तो ये वुडवर्थ ने कहा कि पहले सोल की स्टडी थी, फिर माइंड की स्टडी, फिर कॉन्शियसनेस, फिर बिहेवियर की स्टडी। कौन? साइकोलॉजी। तो आज के समय में अगर पूछे मॉडर्न डे में, तो बिहेवियर की स्टडी है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दर्द कुछ हो तो आप बता दीजिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। प्रणेश कह रहे हैं कि स्लीपिंग म्यूजिक लगा के सो जाओ। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।